ओके 11th क्लास हमें अभी स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स के आज फिनिश करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से थर्मोडायनामिक बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स बैक एक्सरसाइजेस। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी हो जाएंगे ये। जिनके पास अपनी एनसीईआरटी है आप लोग अपनी एनसीईआरटी साथ में रखें। क्वेश्चन 1 ये ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट आंसर। अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज यूज्ड टू, फर्स्ट ऑप्शन है यूज्ड टू डिटरमाइन हीट चेंजेस हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यूज्ड टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड हुज वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन क्या है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है ना। तो इसमें रॉन्ग, तो इसमें लिखा है यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। फॉर द प्रोसेस टू अकर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट इज। एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है? एडियाबैटिक कंडीशन में जो हीट का ट्रांसफर है, क्यू ट्रांसफर, वो 0 होता है। ठीक है, तो जब हीट ट्रांसफर 0 हो तो उसे कहते हैं एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सीधे सीधे लिखा है Q इक्वल्स टू 0, वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 11th क्लास ये समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 11th क्लास एक बार रिस्पॉन्ड करो, हम लोग कनेक्टेड हैं? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है मैम। एडियाबैटिक कंडीशन वापस से समझा दो कि समझ नहीं आ रहा। अब बस इसका मीनिंग बेटा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक्चुअली में भी है ना, ये क्वेश्चन 5 करने के बाद मैं आपको एक नोट लिखवाती हूँ, उसमें 1-2 टर्म्स और हैं, मैं वो भी करवा देती हूँ। ठीक है, तो एडियाबैटिक उसी में ही अभी आ जाएगा। क्वेश्चन 4 या 5 तक ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 3 इज द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। क्वेश्चन 3 में इसको जरा लिख रही हूं मैं। एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा इज 0। इस बात का क्या मतलब है इसको समझो। देखो एलिमेंट वर्ड यहां पर जो है, एलिमेंट वर्ड हमेशा यूज होता है प्योर सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, एलिमेंट वर्ड हमेशा यूज होता है प्योर सब्सटेंसेस के लिए। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रोजन H2, O2, P4, S8, कोई मेटल है आयरन, कॉपर। मतलब जब सेम एटम रिपीट हो रहा होता है, देखो हाइड्रोजन में 2 H रिपीट हुए ना 2 बार, ऑक्सीजन में O 2 बार रिपीट हुआ, P4 में फॉस्फोरस 4 बार रिपीट हुआ, S8 में सल्फर 8 बार रिपीट हुआ। आयरन है तो आयरन का एक टुकड़ा है तो उसमें लाखों करोड़ों एटम होंगे, वो आयरन 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 होंगे, तो किसका सिंबल खाली आयरन लिखोगे। कॉपर में खाली कॉपर कॉपर रिपीट हो रहा है। तो जब भी सेम एलिमेंट का रिपीटेशन होता है किसी फॉर्मूला में तो उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और वही प्योर सब्सटेंस एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्योर सब्सटेंस वाली जो एलिमेंटल स्टेट होती है, इसके लिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पीज, स्टैंडर्ड मतलब नॉट है ना, डेल्टा H नॉट ऑफ एलिमेंट्स
इन स्टैंडर्ड स्टेट, ये हमेशा जीरो मानी जाती है। ठीक है, यहां स्टैंडर्ड स्टेट क्या है इस पर आते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब जब प्रेशर हो 1 bar बार, जब टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशंस मानी जाती हैं। तो इन कंडीशन पर अब है ना, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो, ये जो डेल्टा एच नॉट है ये कौन सा डेल्टा एच है? कहने का मतलब मैंने आपको बहुत सारे डेल्टा एच पढ़ाए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड सो। ठीक है, तो ये जो होता है ना ये फॉर्मेशन का होता है। ठीक है, ये जो इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है बेसिकली एलिमेंट यानी प्योर सब्सटेंस की, वो हमेशा जीरो मानी जाती है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस कैसे दिखने चाहिए? ऐसे दिखते हैं, सेम एलिमेंट का बार बार रिपीटेशन, एन टाइम रिपीटेशन, वो एन नंबर 2 भी हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बात अभी इस क्वेश्चन में बताई गई है ये एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब कि ये चीज फिक्स्ड है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड में जो कहा है इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज ऑलवेज जीरो। समझ गए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। ठीक है, इसको आपको एज इट इज करना है, इसको पूरा नोट कर लीजिए। और जहाँ नहीं, अभी एडियाबैटिक क्वेश्चन 2 पर अभी मैं वापस आऊंगी। ठीक है ना, तो अभी क्वेश्चन 3 पूरा नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है तो फिर मुझे बताओ। हो गया 11वीं क्लास? मैम एक स्टेट SOTB में थी ना, ये वही स्टैंडर्ड स्टेट? फिर से बोलो। मैम ये वही स्टैंडर्ड स्टेट है, बिल्कुल। स्टैंडर्ड स्टेट हमेशा हर चैप्टर के लिए फिक्स होती है। मतलब ये जो कंडीशंस हैं जो प्रेशर टेम्परेचर की, ये हर चैप्टर के लिए है। ठीक है, ये बात और है कि बाकी चैप्टर्स में स्टैंडर्ड स्टेट को टर्म यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए यूज नहीं किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में जरूरत पड़ी तो स्टैंडर्ड स्टेट वर्ड यूज हो गया। अभी यही स्टैंडर्ड स्टेट आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो वो वही सेम चीज है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स में इन टर्म्स की जरूरत पड़ जाती है, कुछ में नहीं पड़ती है, लेकिन ये यूनिवर्सली फिक्स्ड होते हैं, हमेशा यही होते हैं। ठीक है, लिख लिया 11वीं क्लास? आगे बढ़ूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज माइनस का x किलोजूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, इन्होंने पूछा है डेल्टा एच नॉट क्या होगा। ठीक है, और इसमें मैं 4 ऑप्शन लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसको बना के बताएंगे। फर्स्ट पार्ट है इक्वल्स टू डेल्टा यू नॉट, सेकेंड पार्ट है इसका ग्रेटर देन डेल्टा यू नॉट, लेस देन ग्रेटर देन की टर्म में देना है आंसर। फोर्थ पार्ट है लेस देन डेल्टा यू नॉट एंड फोर्थ पार्ट हो गया आपका इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब जरा क्वेश्चन पे गौर करो। कंबशन ऑफ मीथेन, डेल्टा यू और डेल्टा एच रिलेट करना है, तो आपको इस कहानी से याद आएगा कि अच्छा इन दोनों में तो एक फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। तो इसके लिए तो हमें डेल्टा NG चाहिए, और डेल्टा N कब हमें मिलेगा? जब हमारे पास रिएक्शन हो। तो यहाँ पे रिएक्शन फ्रेम करो कंबशन ऑफ मीथेन की।
कंबशन ऑफ मीथेन मतलब मीथेन को जला दो, और किसी भी चीज़ का कंबशन हमेशा कैसे होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो मीथेन में एक कार्बन है तो कार्बन की डेस्टिनी CO2 में बनने की होगी, 4 हाइड्रोजन है तो इससे 2 पानी बन जाएगा। देखो कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। देखो तो मैंने टिक किया क्या। और मीथेन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, CO2 एक गैस है, H2 एक लिक्विड होता है। मैंने इनकी फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर दी। ये मैंने मेंशन की है मतलब ये मुझे पता होनी चाहिए, है ना। तो इन दी सेम मैनर ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। मीथेन तो मीथेन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और पानी लिक्विड होता है, ठीक है। H2O लिक्विड होता है। अब इस इक्वेशन का डेल्टा Ng निकालते हैं। डेल्टा Ng क्या होता है, प्रोडक्ट गैसेस माइनस रिएक्टेंट गैसेस को इन टर्म्स ऑफ मोल लिखना है। तो चलो ज़रा हम प्रोडक्ट साइड पर गौर करते हैं। ये प्रोडक्ट है तो इसमें खाली एक ही CO2 है यानी 1 गैस है। रिएक्टेंट साइड पर देखो, रिएक्टेंट साइड पर एक तो मीथेन है और 2 ऑक्सीजन है, टोटल 3 मोल गैसेस हैं। यहाँ पे 1 मोल गैस है और यहाँ पे 3 मोल गैस है। तो मुझे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी मुझे लिखना चाहिए 1 - 3, 1 - 3 यानी कि -2। तो ऐसे मुझे डेल्टा Ng की वैल्यू पता चल गई -2। ठीक है। अब मैं इस कहानी को लगा देती हूँ इस इक्वेशन में। तो मुझे इक्वल्स टू लेस देन इसकी भाषा में आंसर चाहिए ना। तो अब देखो ज़रा हम इसको लगाते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा, डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू डेल्टा U और डेल्टा Ng की जगह -2 RT। तो मुझे इस इक्वेशन में ये समझ में आ रहा है कि अच्छा अगर मैं डेल्टा U में से कुछ माइनस कर दूं, कुछ मतलब 2RT माइनस कर दूं, तब जाके डेल्टा H बन रहा है। तो इसका मतलब तो डेल्टा H छोटा है, इसका मतलब तो डेल्टा H डेल्टा U से छोटा है। देखो जरा क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि डेल्टा U में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, 2RT सब्ट्रैक्ट हुआ, तब जाके डेल्टा H बना। यानी डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से स्मॉलर है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल्स टू लेस देन डेल्टा U, यानी आंसर 3। देखो समझ में आया क्या।11वीं क्लास ये वाली बात क्लियर हुई। फिर से बोलो, आपकी आवाज। मैम आप स्क्रॉल अप कर सकते हो। हाँ ऊपर ना, बिल्कुल 1 मिनट। ये ना ऊपर वाला पार्ट कह रहे हैं आप। ये ब्लू वाला तो क्वेश्चन ही है। यस मैम। हाँ ठीक है, नोट करो, आप आराम से नोट करो। मैम ओके, थैंक यू मैम। ओके। ये देखिए इसके आगे का भी सबका हो गया ये। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स जो मैं कह रही थी वो बता देती हूँ। तो एक नोट करके लिख लो या ये थ्योरी पार्ट में लिख लीजिए। 11वीं क्लास थ्योरी पार्ट में ऊपर नीचे आसपास कोई थोड़ी जगह हो तो थ्योरी पार्ट वाले पेजेस पर लिख लीजिए इन्हें। ये है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल यानी आइसो यानी सेम, थर्मल यानी टेम्परेचर, तो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। वो प्रोसेसेस जिनके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो आइसोथर्मल है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो शुड आई से कि टेम्परेचर का चेंज 0 होगा,
डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, दूसरा होता है आइसोबैरिक। बैरिक वर्ड आता है बैरोमीटर से। बताओ बैरोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं? बैरोमीटर हम यूज करते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो शुड आई से कि इस दौरान चेंज इन प्रेशर यानी डेल्टा पी शुड बी 0। ठीक है, तो डेल्टा पी यहां पर 0 होता है। थर्ड इज आइसोकोरिक। ये वाले टर्म्स आपने वहां भी पढ़े स्टेट्स ऑफ मैटर में। एक मिनट, आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक वर्ड यूज होता है वॉल्यूम के लिए, यानी कि इन प्रोसेसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी शुड बी 0। फोर्थ इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेसेस जिनका मतलब हीट, नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर यानी कि Q इक्वल्स टू 0। और हीट का ट्रांसफर कब नहीं होता है ये आप सब जानते हैं। थर्मस फ्लास्क होता है, इंसुलेटेड वॉल्स जहां पर होती हैं वहां पर हीट का ट्रांसफर अंदर और बाहर में नहीं हो सकता। सिस्टम तो अंदर है, थर्मस के अंदर भरा हुआ है कुछ गर्म लिक्विड, वो सिस्टम है, और बाहर की जो हवा है, रूम की जो एयर है, वो सराउंडिंग है। ठीक है, लेकिन थर्मस की वॉल्स तो इंसुलेटेड है, तो अंदर से बाहर हीट नहीं जा सकती है, यानी हीट का ट्रांसफर 0 है। तो ये जो प्रोसेस होगा, है ना, मतलब ये जो भी हम प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक कंडीशन में हो रहा है ये। ठीक है, इंसुलेटेड वॉल्स मतलब एडियाबैटिक कंडीशन में हो रहा है ये, तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। फिफ्थ इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई काम, ये स्टेट 1 है ना, ये पॉइंट मैंने लगाया, यहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ और कोई प्रोसेस चलता 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 यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वापस यहीं पहुँच गया, तो ये साइक्लिक मैनर में हुआ। तो क्या मैं बोल दूँ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट हमेशा सेम होती है। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, वो दोनों, ये पॉइंट ही है, ये दोनों सेम है। तो जब भी किसी सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वो लौट के वहीं आ गया, तो वो साइक्लिक प्रोसेस था। ठीक है, आप अपने घर से निकले और पूरे दिन घूम घाम के शाम को वापस अपने घर पे आ गए, तो कहीं भी आप घूमे हो, लेकिन जहां से आप सुबह स्टार्ट हुए थे वापस वहीं लौट आए, तो जो आपका पूरे दिन का काम था वो साइक्लिक मैनर में था, साइक्लिक प्रोसेस था। ठीक है, तब इनिशियल फाइनल स्टेट जो है वो क्या है, सेम होती है। मैम तो फिर साइक्लिक प्रोसेस में जो रिएक्शन हुआ था वो पहले और बाद में स्टेट सेम ही रहेगा? फिर से बोलो। साइक्लिक एक्चुअली ऐसा होता है, देखो प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो साइक्लिक प्रोसेसेस में शुड आई से कि चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 होगा। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था बिल्डिंग का। ठीक है, तुम पहले ग्राउंड फ्लोर पे खड़े थे, फिर फर्स्ट पे गए, फिर सेकंड पे गए, फिर थर्ड पे गए, तो तुम्हारी इनिशियल स्टेट तो ग्राउंड फ्लोर थी, तुम्हारी फाइनल स्टेट थर्ड फ्लोर थी। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल स्टेट डिफरेंट चेंज थी ना। अब इनिशियल स्टेट की कुछ एनर्जी होगी E1, फाइनल स्टेट की कुछ एनर्जी होगी E2, तो तुम बोल दोगे कि डेल्टा ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। लेकिन अगर यही काम साइक्लिक मैनर में हो तो जो डेल्टा ई है इसकी वैल्यू 0, यानी जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 हो जाता है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेसेस में इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होने की वजह से
जैसे एनर्जी होती है स्टेट फंक्शन, तो मैंने एनर्जी का एग्जांपल लिया, तो डेल्टा ई जो है वो हमेशा 0 होगा साइक्लिक मैनर में। ठीक है, किसी भी रास्ते को वो फॉलो कर रहा हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? कोई और डाउट? 11वीं क्लास। अभी मुझसे किसने पूछा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन? यस मैम, अंडरस्टूड। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई ना? किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया? मुझे स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल करने की जरूरत तो नहीं है ना? चलिए, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ और हाँ, ये लीजिए, बिल्कुल जी, मैं इसी का ही बात कर रही थी यहाँ पर ना। ओके, यही वाला? फर्स्ट वाला। अच्छा, फर्स्ट वाला। ओके, सॉरी सॉरी, हाँ एक मिनट, ये लो। यस ओके, डन। ठीक है, सबका हो गया? आगे बढ़ूं? तो भाई ये 6 नंबर की है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं? वेरी 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 स्लो प्रोसेसेस। ये वेरी 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 तो हम आम भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है? इनफाइनाइटिज्मली स्लो प्रोसेसेस जो होते हैं, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। मैंने इसका तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने तुम्हें कहा था कि है ना, मैंने एग्जाम्पल काउंटिंग वाला दिया था कि तुम्हें 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग करनी है, तो तुम कर दोगे। ठीक है मैम, इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, शायद तुम्हें 1 सेकंड भी ना लगे। 1 2 3 4 5 1 सेकंड में काउंटिंग कर दी। तो ये बड़ा रैपिडली तुमने कर दिया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, 1 से लेकर 5 तक पहुंचने में तुम्हें कम से कम 24 घंटे लगने चाहिए। पूरा एक दिन से ज्यादा एक्सेप्टेबल है, एक दिन से कम 1 सेकंड भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर तुम्हें ये टारगेट दे दिया जाए तो तुम कहां से कल लिखना स्टार्ट करोगे? तुम लिखोगे 1.000000000, पता नहीं कितने जीरो लगा करके फिर काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें शायद पूरे एक दिन लग जाएगा इतना लंबा लिखने में, 5 तक पहुंचने में। तो ये वाली जो इस तरह से बिल्कुल डेप्थ में और बहुत गहराई तक जाकर के बहुत ही स्लो मैनर में जब हम उस प्रोसेस को करते हैं, इनफाइनाइटिज्मली स्लो, मतलब कोई इसकी लिमिट ही नहीं है स्लो होने की, कितना भी स्लो आप कर सकते हो। तो दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये मैंने काउंटिंग में बताया। अब यही कहानी जब हम जैसे किसी पिस्टन का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इतना स्लो हो रहा है एक्सपेंशन कि पता चला 1 महीना लग गया पिस्टन को थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर आने में, है ना। तो इतना जो वेरी स्लो प्रोसेस है, तो दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस है। या किसी गैस के उसको हम गैस में कंप्रेशन कर रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रियल लेवल पर ये सारी चीज़ें सेटअप होती हैं। तो अगर उसमें भी हम ऐसी कंप्रेशन कर रहे हैं कि हमें 2 महीने के अंदर गैस का थोड़ा सा वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो ये बस टर्म है रिवर्सिबल। और फिर उसके बाद में 7 नंबर पर आ जाता है इरिवर्सिबल, जो लास्ट प्रोसेस का नाम है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। रिवर्सिबल का उल्टा, यानी जो रैपिड प्रोसेसेस होते हैं, जो जल्दी से, जैसे आप 1 2 3 4 5 की आपने काउंटिंग कर दी, जल्दी से हो गया, तो जो रैपिड प्रोसेसेस होते हैं उन्हें आप इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हो। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इन पे रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ये आपको पता होने चाहिए टाइप से। ठीक है, तो इनको लिख लीजिए आप। और इसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आती हूँ। अब मैं फिर से क्वेश्चन पे लौट रही हूँ। हाँ बोलो मैम, जैसे हमें किसी कंटेनर की एडियाबैटिक वॉल्स बोलनी हो, एडियाबैटिक क्या बोलनी हो? फिर से बोलो, एडियाबैटिक, हाँ वॉल्स बोलनी हो। ठीक है,
तो मैम वो क्लोज्ड कंटेनर की बोलेंगे या आइसोलेटेड सिस्टम में वो जो कंटेनर है उसकी खुद बोलेंगे? सोच के बताओ मुझे। एडियाबेटिक वॉल्स अगर तुम बोल रही हो, इसका मतलब वॉल से हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हीट का ट्रांसफर कब नहीं होगा? जब वॉल्स इंसुलेटेड होगी, यस मैम। है ना, तो इंसुलेटेड बोलोगी, ओके। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 लिखना स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है और थर्मोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है, जिनमें आपने इक्वेशंस बनाई थी ना, वैसा है। द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कॉमा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है 11वीं क्लास? ग्रेफाइट होता है कार्बन, प्योर कार्बन को ग्रेफाइट बोलोगे। एंड डाइहाइड्रोजन at 298 Kelvin are minus 890.3 किलोजूल पर मोल, कॉमा minus 393.5 किलोजूल पर मोल एंड minus 285.8 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं इसको इतना से लिख दूँ, रिस्पेक्टिवली। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी, फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं ABCD, उसमें आंसर लिखे गिवन है। ऑप्शन में अभी नहीं लिख रही, लास्ट में आंसर निकाल के फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे डाटा दे दिए लेकिन इक्वेशन एक का भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन पार्ट है वो इक्वेशन फ्रेमिंग ही है और उसी के बेस पर आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन, इन तीनों को बना लेते हैं, है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मीथेन। मीथेन का कंबशन का रिएक्शन बनाओ, तो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे। अभी मुझे याद है क्योंकि मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले ही बनाया था। तो 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O, ये मैंने मीथेन का इंथैल्पी ऑफ कंबशन बना लिया। तो मैं सिंबल बना देती हूँ इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। और इसके आगे डाटा लिख देते हैं, कितना है इसका, -890.3 किलोजूल। फिर मुझे इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट बनाना है। ग्रेफाइट का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। तो मैंने कार्बन लिखा, ऑक्सीजन के साथ इसे जला दिया, क्या बन गया, CO2। तो इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना है, इसका दिया है आपका -393.5 किलोजूल पर मोल, ठीक, ये भी किलोजूल पर मोल। फिर तीसरा है हाइड्रोजन का बनाना है। तो हाइड्रोजन को जलाते हैं तो हाइड्रोजन की क्या डेस्टिनी होती है, H2O बनने की होती है। तो मैंने इधर बैलेंसिंग में देखो इसको हाफ H2O कर दिया, ठीक है। इसका भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया है, -285.8 किलोजूल पर मोल। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग जैसे हाफ ना लिख करके इधर 2H2 कर देते, तो ये 2 नहीं करना। बताओ क्यों नहीं करना है 2? यहाँ पे बात हो रही है इंथैल्पी ऑफ कंबशन की। कंबशन होता है रिएक्टेंट का, और जिस भी चीज़ के बारे में बात होती है उसका हमेशा कितना मोल लिया जाता है, 1 मोल। तो यानी 1 मोल मीथेन को बर्न करना है इधर, ठीक है। यहाँ 1 मोल मीथेन को बर्न करना है, 1 मोल कार्बन को, 1 मोल हाइड्रोजन को। जिनका कंबशन करना है उनका 1-1 मोल ही होना चाहिए, इसलिए आप 2H2 नहीं कर दीजिए, ठीक है। 1H2 लिख के इधर ऑक्सीजन को मैंने हाफ कर दिया, ये O2 है, ये O2 है, हाफ O2 मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये जो 3 रिएक्शंस हैं, ये तो मतलब रिएक्शंस हमने बनाई हैं, इनका डाटा क्वेश्चन में गिवन था। अब तुम्हारा टारगेट क्या है, टारगेट इक्वेशन लिखते हैं। सॉरी, अब तुम्हारी टारगेट इक्वेशन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को फॉर्म करना,
फॉर्म कौन होता है रिएक्शन में? फॉर्म होता है प्रोडक्ट, है ना, फॉर्म होता है प्रोडक्ट। एक मिनट, तो और कितना मोल प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहिए बताओ? तो 1 मोल करना चाहिए, तो मैंने मीथेन को प्रोडक्ट लिखा। फॉर्मेशन की मैंने आपको एक खास बात और बताई थी, फॉर्मेशन हमेशा अपने एलिमेंटल स्टेट से होता है, यानी मीथेन में 2 तरह के एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो आप लिखोगे कार्बन प्लस H2 और बैलेंसिंग कर दो 2H2, ठीक है। तो ये आपकी टारगेट इक्वेशन है, यानी ऊपर की 3 ग्रीन रिएक्शंस को इस तरह से अरेंज करो कि येलो वाली इक्वेशन बन जाए, ठीक है। इस इक्वेशन को फ्रेम करना है और इसका डेल्टा H आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये कौन सा है? डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक कंपोनेंट को पकड़ लो, चलो पहले हम कार्बन को ही पकड़ लेते हैं। तो ये इस कार्बन को मैंने देखा, देख के बताओ कार्बन कौन सी रिएक्शन में दिख रहा है? कार्बन सेकंड नंबर की रिएक्शन में दिख रहा है। मुझे रिएक्टेंट साइड पर कार्बन चाहिए येलो इक्वेशन में, तो मुझे रिएक्टेंट साइड पर ही दिख रहा है, तो मैं एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 को मैं एज इट इज ले लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 और इसका डेल्टा H कितना है वो भी सामने लिख देते हैं, -393.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ये इसका डेल्टा H मैंने लिख दिया। अच्छा, फिर मुझे हाइड्रोजन देखना है, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मुझे रिएक्टेंट साइड पर चाहिए, थर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर है। हाइड्रोजन के मुझे 2 मोल चाहिए, लेकिन थर्ड इक्वेशन में तो 1 ही मोल है, तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये इक्वेशन 3 होती थी आपकी H2 प्लस हाफ O2 से H2O। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका जो डाटा था वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू -285.8 किलो जूल पर मोल। है ना। तो अब देखो इक्वेशन कैसी दिखने लगेगी, 2H2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2H2। ये इक्वेशन 3 से मुझे बन गया। अच्छा, अब मुझे मीथेन चाहिए, तो मीथेन देखो ज़रा कौन सी इक्वेशन में मीथेन दिख रहा है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली ग्रीन वाली इक्वेशन में आपको मीथेन दिख रहा है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड पर, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है रिएक्टेंट साइड पर, तो मैं इक्वेशन को क्या कर दूंगी, फ्लिप कर दूंगी। फ्लिप कर दूंगी मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो उसके चेंज करते ही डाटा का साइन बदल जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रिवर्स कर दी। रिवर्स इक्वेशन में क्या होगा, CO2 प्लस 2H2O और मीथेन प्लस 2O2, ये बन जाएगा। इसका डाटा कितना था, डाटा देख लें ज़रा। इसका डाटा था आपका -890.3, तो डाटा हो जाएगा आपका +890.3 किलो जूल। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। अब इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने में, चलिए अब इन्हें ऐड कर देते हैं, और ऐड करने में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर कॉमन एंटाइटी है उन्हें आप काट देंगे। तो देखो CO2 से CO2 कट गया, ये CO2 से CO2 कट गया, ठीक है। और क्या कट हुआ देख के बताओ,
ये 2 ऑक्सीजन थे, ये 2 ऑक्सीजन कट गए, ठीक है। और क्या कट रहा है, पानी H2O, H2O से H2 कट गया। देखो अब जो बाकी चीज़ें बची हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। क्या क्या बचा, कार्बन प्लस 2H2 और मीथेन, ये बचा। देखो तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, आपकी टारगेट इक्वेशन अचीव हो गई। और ये जो टारगेट इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं नीचे लिख देती हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी ऊपर के साइड डाटा -393.5 माइनस 2 इंटू 285 प्लस 890.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, देख के बताओ ये कहानी समझ में आई क्या। नोट कर लो पूरा और मुझे आंसर बताओ। 4 ऑप्शंस है, फिर मैं ऑप्शन का आंसर तुम्हें बता देती हूँ। हाँ 11वीं क्लास के आंसर आ रहा है, मुझे कैलकुलेट करके भी बताइए। इट इज़ कमिंग आउट टू बी -74.8, जो मेरा आ रहा है -74.8 किलो जूल पर मोल, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है। ये हो जाता है तो फिर मुझे बताइए। इलेवेंथ क्लास हम लोग कनेक्टेड हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये समझ में आया है क्वेश्चन, कोई परेशानी? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, लंबा है एक्चुअली तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इक्वेशन फ्रेमिंग्स बता दो बस। इक्वेशन फ्रेमिंग में तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन का रिएक्शन बनाना, फॉर्मेशन का रिएक्शन बनाना, इसमें कोई परेशानी हो तो बताओ। यही थोड़ा सा है परेशानी। अच्छा, कहाँ पे फंसे, जैसे कहाँ पे तुम्हें लगता है कि अभी मैं क्लियर नहीं हूँ? मैम तो इक्वेशंस को फिर रिवर्स करके जो आप माइनस करके कट आउट कर दे रही है ना, अच्छा उसमें हो रहा है मैम। ओके, चलिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले एक बार नोट कर लें सब लोग, फिर मुझे बताइए। हो गया? मैं स्क्रीन ऊपर हूँ, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है ब्लू कलर वाला। उसमें मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन, 3 चीजों का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है। ग्रीन कलर वाले पार्ट से मैंने स्टार्ट किया है अपना सॉल्यूशन आंसर। तो मैंने पहले इन तीनों का रिएक्शन बना दिया, ठीक है। हाँ, रिएक्शन कैसे बनाया देखो, मैंने तीनों को बर्न कर दिया ऑक्सीजन के साथ, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ और मीथेन के 1 मोल को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, CO2 वाटर बन गया। फिर मैंने ग्रेफाइट यानी कार्बन को बर्न किया तो उस O2 से बन गया CO2। फिर मैंने H2 हाइड्रोजन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो ये बन गया H2O।
तो ये तीनों के कंबशन का रिएक्शन हो गया, और जो इनके डाटास थे वो मैंने इन रिएक्शंस के सामने सामने लिख दिए। पहले इतना देख के बताओ, इतना समझ में आया क्या? क्वेश्चन की स्टार्टिंग की 2 लाइन से मैंने ये 3 ग्रीन कलर की इक्वेशन फ्रेम कर दी। यहां तक में किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, अब इसके बाद हाँ आगे बढ़ूं। इसके बाद क्वेश्चन की लास्ट लाइन, फाइंड द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, जिसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रही हूं। ये फाइंड करना था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो इसका भी मुझे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको जो बातें याद रखनी हैं, फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। आप फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बना रहे हो, तो यहां पर देखो येलो कलर वाली इक्वेशन में मीथेन को मैंने प्रोडक्ट साइड पर रखा, ये जो मीथेन है इसको मैंने प्रोडक्ट साइड पर रख दिया। और जिस भी चीज की बात होती है उसका 1 मोल बनना चाहिए, तो मीथेन के फॉर्मेशन की बात हो रही है तो मीथेन का 1 मोल प्रोडक्ट साइड पे बनाया मैंने, ठीक है। तो 1 मोल मीथेन रखा। अब फॉर्मेशन रिएक्शन की दूसरी खास बात है कि रिएक्टेंट कौन बनेगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स बैठे हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में रिएक्टेंट बनेंगे। मतलब कार्बन बैठा है तो एक रिएक्टेंट होगा कार्बन, दूसरा H है तो H जो है नेचर में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, दूसरा रिएक्टेंट होगा H2। और फिर मैंने इसे बैलेंस कर दिया, 4 हाइड्रोजन थे तो मैंने 2H2 कर दिया। ये मेरी टारगेट इक्वेशन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका डाटा मुझे फाइंड करना है। तो अब मैं तीनों ग्रीन रिएक्शंस को इस तरह से अरेंज करूंगी कि मुझे टारगेट इक्वेशन येलो वाली इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। मैंने कैसे अरेंज करना स्टार्ट किया, पहले मैं कार्बन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मैं इसको फिर से ब्लू कलर से ही कर रही हूँ, तो ये मैंने कार्बन को पहले ब्लू कलर से मार्क किया, ठीक है, कि कार्बन देखना है मुझे। कार्बन अपनी टारगेट इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर चाहिए। अब देख के बताओ तीनों इक्वेशन में कार्बन कहाँ है, अच्छा ये तो सेकंड इक्वेशन में है और रिएक्टेंट साइड पर है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज ले लो, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज नीचे रख ली, देखो ब्लू, एक मिनट, ये ब्लू कलर की इक्वेशन रख ली और इसका डाटा सामने रख दिया। फिर मुझे हाइड्रोजन, अगला मेरा टारगेट है, मैं हाइड्रोजन पर ब्लू कलर से सर्किल कर दी हूँ। मुझे हाइड्रोजन चाहिए रिएक्टेंट साइड पर, कहाँ मिलेगा, थर्ड इक्वेशन में मिल रहा है हाइड्रोजन, ये रहा नीचे 1H2 प्लस हाफ O2 वाली थर्ड इक्वेशन में मुझे मिल रहा है ना। तो और कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है, पर मुझे 2 मोल चाहिए। तो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करके काम में लूंगी। तो मैंने देखो यहाँ पे नीचे ये रहा इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन नंबर 3 को लिखा, फिर उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन का पैटर्न कुछ ऐसा नजर आने लगा नीचे वाला, 2H2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2H2, ठीक है। तो यानी मेरी टारगेट इक्वेशन में मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट क्लियर कर दिया। अब मुझे अगला टारगेट क्या चाहिए, मेरी टारगेट इक्वेशन में 1 मोल मीथेन चाहिए प्रोडक्ट साइड में। तो मीथेन किस इक्वेशन में मिलेगा, ये रहा मीथेन मिल रहा है ऊपर पहले नंबर वाली ग्रीन इक्वेशन में, लेकिन ये तो रिएक्टेंट साइड पर मिल रहा है, मुझे प्रोडक्ट साइड पर चाहिए। तो मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब प्रोडक्ट की चीजें रिएक्टेंट साइड पर, रिएक्टेंट की चीजें प्रोडक्ट साइड पर। तो देखो जरा, जब मैंने नीचे रिवर्स किया तो ये ऐसा दिखने लगा, कहाँ गया इक्वेशन 1 रिवर्स, CO2 प्लस 2H2 फॉर्मिंग मीथेन प्लस 2O2, ठीक है। और जैसे मैंने इक्वेशन रिवर्स किया तो डाटा में जो माइनस का साइन था वो क्या बन जाएगा, रिवर्स करते प्लस का साइन बन जाएगा। फिर मैंने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो ये तीनों डाटा भी ऐड हो गए और मेरे पास टारगेट इक्वेशन आ गई और उसका डाटा आ गया। देखो जरा समझ में आया क्या? इलेवेंथ क्लास, किसी बच्चे को कोई परेशानी? ओके, क्लियर हो गया जैद? अभी एक बार देख रहा हूँ। हाँ, और बाकी एक बार और लिख के करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा एक बार लिखने में कुछ नई चीजें हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा सा है, ऑब्जेक्टिव है ये। और रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A प्लस B
फॉर्मिंग C प्लस D और प्लस Q लिखा है, is found to have positive entropy change. Positive entropy यानी randomness है ना, entropy change. The reaction will be 4 ऑप्शंस हैं, बताना जरा कौन सा। ए ऑप्शन है पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसी क्वेश्चन नंबर 6 में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। एंड पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, सी ऑप्शन not possible at any temperature, and D option possible at any temperature. हाँ, अब ज़रा बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले इसका अप्रोच मुझे बता दो, कैसे सोचोगे, फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए किसी से पूछते हैं। सान्या, सान्या आप हैं यहाँ? ओके, श्रेया, ओके, शुभांकर, यस मैम। हाँ शुभांकर, इसको कैसे प्रोसीड करोगे? कैसे सोचोगे? मैम शायद इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा। क्यों होगा डेल्टा एच नेगेटिव? शायद मैम पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अच्छा, इस क्वेश्चन में फुल एंड फाइनल लास्ट में क्या देखोगे? कैसे इसको मतलब करना क्या है इसमें? एनी आइडिया? ओके रितु। हाँ तो हीट रिलीज हो रही है। हाँ ठीक है रितु। हाँ इधर कृष्णा यहाँ हो? ओके रीमा। यस मैम। रीमा क्या करोगी बेटा, बताओ। मैम इसमें क्यों गिवन है तो हीट रिलीज होगी, तो Very nice. डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा और क्यों? मैम सी नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैम जो एच नेगेटिव होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं पॉसिबल होते हैं? दुनिया में दोनों रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक भी एंडोथर्मिक भी। अच्छा ये बताओ 11वीं क्लास, नेचर में कोई काम होगा या नहीं, ये कौन सा एनर्जी फैक्टर डिसाइड करता है? नेचर में कोई काम होगा या नहीं, ये कौन सी एक इकलौती एनर्जी है? कौन सी एनर्जी डिसाइड करती है? 4 एनर्जी हमने पढ़ी थी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी। इन सब में सबसे सुप्रीम एनर्जी किसको बोलोगे भैया? वो एनर्जी जिसके फॉर्मूला में हर एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है, वो है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी डिसाइड करती है कोई काम इस दुनिया में होगा या नहीं होगा। और कैसे डिसाइड करती है? अगर गिब्स एनर्जी माइनस है, नेगेटिव है किसी भी रिएक्शन की, किसी भी काम की, किसी भी प्रोसेस की, तो वो काम होगा, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी अगर कहीं पर भी ये पॉसिबल वर्ड तुम्हें दिख जाए, पॉसिबल, फीजेबल, स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड अगर तुम्हें दिख जाए
तो इसका मतलब कि अच्छा कोई काम की संभावना है या नहीं, इसको डिसाइड करने का राइट सिर्फ डेल्टा जी के पास है। तो इस क्वेश्चन में डेल्टा जी निकालो, और जब जब डेल्टा जी माइनस होगा तब तब वो रिएक्शन दुनिया में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका अप्रोच कैसे उठाओगे, तुम बोलोगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। ठीक है, अब इस रिएक्शन का स्टेटस देखते हैं। ये तो रिएक्शन थी A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी प्लस Q का मतलब होता है हीट। तो इक्वेशन को देख करके हीट लिखा है प्रोडक्ट साइड में, इस बात से क्या हम बोल दें कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो 11वीं क्लास, क्या मैं इसे एक्सोथर्मिक कह सकती हूँ बिकॉज हीट इज रिलीजिंग, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, हीट रिलीज्ड, यानी डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये डेल्टा एच का स्टेटस पता चल गया कि अच्छा ये तो नेगेटिव है, और डेल्टा एस क्वेश्चन में दिया है, डेल्टा एस क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव, तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो क्वेश्चन, इस इक्वेशन का डिजाइन कैसा दिखने लगेगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस है ना, तो मैं इसको लिख देती हूँ माइनस डेल्टा एच, फिर माइनस टी, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो मैं सीधे डेल्टा एच ही लिख देती हूँ। ये पैटर्न बना, यानी डेल्टा एच भी माइनस और टी डेल्टा एच भी माइनस, तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, डेल्टा जी को तो माइनस ही रहना है ना। तो डेल्टा जी इज ऑलवेज माइनस नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखते हैं, टेम्परेचर माइनस में नहीं आता है, केल्विन का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में नहीं आता है, ये बात पता है ना, 0 केल्विन लीस्ट होता है। तो डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर, तो कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू हो तब भी जो दोनों वैल्यू का सम होगा वो माइनस ही होगा। और डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब कि रिएक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल, मतलब रिएक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा जी वो अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करती है कि इस दुनिया में कोई काम होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख के बताओ जरा कौन सा ऑप्शन है। तो पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट लो टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो तो 11वीं क्लास में समझ में आया क्या? मैंने एक बार फिर से बता दूं। बिल्कुल, इसमें ऑप्शंस में जो ये मैंने 4 ऑप्शंस लिखे हैं, इन सब में देखो ये पॉसिबल वर्ड दिया है। जिस भी क्वेश्चन में पॉसिबल वर्ड लिखा होता है वहां पर डेल्टा जी यूज किया जाता है, क्योंकि डेल्टा जी ही वो एनर्जी फैक्टर है जो बताता है रिएक्शन की संभावना वो नेचर में होगी या नहीं होगी। तो मैंने डेल्टा जी का फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। अब इस क्वेश्चन में डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये लिख के दिया गया है। देखो ये रहा कि इंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, इंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव यानी डेल्टा एस पॉजिटिव है। और जो रिएक्शन है इसमें क्यू प्रोडक्ट साइड पर है यानी हीट इज रिलीजिंग, तो इससे मुझे पता चल गया कि डेल्टा एच नेगेटिव है। खाली साइन, डाटा से मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, खाली मैंने साइन बनाया। ठीक, ये बताओ ये 2 बातें समझ में आई क्या? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव इस रिएक्शन का। हीट रिलीज को देख के मैंने डिसाइड किया डेल्टा एच नेगेटिव, और एंट्रोपी चेंज तो यहाँ पे लिखा गया था। अब मैंने इन्हीं साइन को फॉर्मूला में पुट कर दिया। ठीक है, मैंने इन्हीं साइन को फॉर्मूला में पुट कर दिया। कौन से? ये वाले 2 साइन थे, तो डेल्टा जी को मैंने एज इट इज डेल्टा जी लिखा, और डेल्टा एच क्या था मेरे पास? नेगेटिव था, तो मैंने इस डेल्टा एच को लिख दिया माइनस डेल्टा एच। ठीक है,
फिर जो बाकी का फॉर्मूला था माइनस टी डॉट डेल्टा एस एज इट इज लिख दिया, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो इसलिए माइनस टी डेल्टा एस मैंने एज इट इज लिख दिया। देख के बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? यस मैम। ठीक है, अब डेल्टा एच भी माइनस और टी डेल्टा एस भी माइनस, जब दोनों ही वैल्यू माइनस हैं और दो माइनस की वैल्यू को ऐड करोगे तो माइनस का ही तो साइन आएगा। तो क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का सम तो माइनस ही आना है। यस मैम। ठीक है, तो यानी डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर कंडीशन। इसका मतलब दी रिएक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर कंडीशंस। 11वीं क्लास समझे सोनी? यस मैम। हाँ हो या ओके ओके। यस मैम। सान्या और श्रेया? सान्या और श्रेया अभी तक नहीं आई, दोनों लड़कियां। रुद्र? यस मैम। अच्छा श्रेया आप आ गई हो? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉल किया था तो आपने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया था। रीमा? रीमा आप हैं यहाँ? हाँ रीमा ने तो मुझे आंसर किया है। ठीक है, डेविड? डेविड रिस्पॉन्ड करो। देखो कितना बुद्धू बनाते सब हैं। आशुतोष रिस्पॉन्ड करो। यस मैम समझ गया। गुड। अंशिका? ओके ठीक है। फैज? फैज रिस्पॉन्ड करो। यस मैम। गौरी? गौरी? ओके यस गुड। हर्षित? यस मैम। हाँ हर्षित? यस मैम। निशांत? निशांत? यस मैम। हाँ गुड। ठीक है, बाकी लोगों को थोड़ी देर के बाद पकड़ती हूँ। तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैंने क्लास में करवाया था, शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। इन अ प्रोसेस 701 हीट इज एब्जॉर्ब्ड, 701 जूल हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बाय द सिस्टम, एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? डेल्टा यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दोगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। अब हीट एब्जॉर्ब्ड, क्यू एब्जॉर्ब्ड है तो बताओ क्या साइन होता है? एब्जॉर्प्शन का साइन हमेशा एंडोथर्मिक वाला होता है, पॉजिटिव वाला होता है, बिल्कुल। और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम का क्या साइन होता है? नेगेटिव होता है ना। तो अब देखो हम वैल्यू रख देते हैं फटाफट से। तो हीट एब्जॉर्ब्ड यानी क्यू मुझे पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव 701 जूल प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस 394 जूल, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या निकल गया? क्या आ गया आपका 701 माइनस 394। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी डेल्टा यू, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, ये आप सबको आता है, बस एक बार सीक्वेंसिंग में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई स्टार्ट करें। मैं क्वेश्चन का थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, मैं थ्योरी आपको रीड कर देती हूँ। जस्ट मैंने काम की चीज़ लिखी है। इसमें एक इक्वेशन गिवन है, ये वाला NH2CN गैस है, 3O2 गैस है, N2 गैस है, CO2 गैस है, H2O लिक्विड बना है। इसका डेल्टा यू दिया है।
और आपसे पूछा है कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज, शुड आई से कि इंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच, हमें डेल्टा एच निकालना है और जरूरत हो तो इन्होंने लिख के दिया है एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर ही काम करना है। कैसे करोगे? डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर एक रिलेशन किया है, ये वाला क्या होता है? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक, यहां पे डेल्टा यू दिया है और डेल्टा एच फाइंड करना है। डेल्टा एनजीआरटी कहीं से पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो बताओ जरा डेल्टा एनजी कितना लिखूं? प्रोडक्ट गैसेस, प्रोडक्ट में बताओ कौन कौन सी गैसेस दिख रही हैं। अच्छा पहले एक बार हम इक्वेशन चेक कर ले, इक्वेशन बैलेंस तो है, एन और एन, N2 दो एन हो गए, एक सी हो गया। और इक्वेशन चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। एनसीईआरटी कई बार इक्वेशन बैलेंस देती है, कई बार नहीं देती है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन हमेशा चेक करके काम करना है। इधर हो गए 3 ऑक्सीजन तो 3/2 O2। हाँ, इक्वेशन बैलेंस है देखो। अब प्रोडक्ट साइड में मुझे नाइट्रोजन और CO2 दो गैसेस दिख रही हैं। रिएक्टेंट साइड पर 1 और 1.5 यानी कितना लिखे? 2.5 गैसेस दिख रही हैं। तो ये आ जाएगा -0.5 डेल्टा एन जी। अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू कितना है? -742.7 इंटू 10⁻³ जूल, जूल में कन्वर्ट कर दिया है मैंने इसको, जूल पर मोल, प्लस माइनस डेल्टा एन जी हो जाएगा आपका -0.5 इंटू आर 8.314 जूल, ये जूल में ही आता है, और टी हो जाएगा आपका 298 और यहाँ से डेल्टा एच निकाल लोगे। देख के बताओ जो मैंने लिखा वो समझ में आया है क्या? ये 8.314 जूल में, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल ये इसकी यूनिट होती है। देखिए बताओ 11वीं क्लास, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? विवेक? यस मैम। विवेक तुम्हारा माइक ठीक हो गया? पहले तो खराब था ना? यस मैम। तुम पहले मुझे लिख के रिस्पॉन्ड करते थे। गुड। तनीषा, श्रीदा, उदित? यस मैम। हाँ, ओके। जेड से तो अभी मेरी बात हुई थी। आरुष? आरुष रिस्पॉन्ड करो। आरुष देखो। अनिकेत? अनिकेत? डेविड? मयंक? मयंक रिस्पॉन्ड करो। नित्या? 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 रुद्र? ओके नित्या, ओके मयंक, ओके सान्या, आप तीनों का मैंने देख लिया है। रुद्र इज देयर। सना? यस मैम। सना हमेशा होती है। सौम्या? सौम्या? शिवांग? जल्दी जल्दी बोल दो। यस मैम। सौम्या अपनी आवाज सुना दो एक बार। सौम्या? ओके ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हो गया, ये समझ में आया। देखो क्वेश्चन नंबर 8, कोई परेशानी? अब क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 उस टॉपिक का है जो इस साल आपके सिलेबस से हट किया है, हीट कैपेसिटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं नहीं करवा रही हूँ, तुमसे स्कूल में भी नहीं करवाया जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी का, तो इसको लिख दो, इट इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ। ठीक है, एक क्वेश्चन कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़ा अच्छा, एक मिनट, नहीं, अरे ये भी हट गया, ये भी हीट कैपेसिटी का है, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वैसे बच्चों को डिफिकल्ट लगता था, बट ये दोनों ही हीट कैपेसिटी का है, तो ये अब हमें नहीं करना है, इसलिए मज़े करो, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हट गया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब मैं इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूँगी, 10 मिनट बच रहे हैं, तो आज स्टार्ट करें क्या? अच्छा चलो, 11th class. Can you please explain the previous question? Which one? It's question number 8. Ma'am, yes ma'am. Ma'am, I was out of the meeting because okay. internet No connection. problem बेटा, no problem. I'm explaining. इसमें ऐसा था कि ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें ये इक्वेशन दी गई है आपको। ठीक है, अभी कोई भागेगा नहीं क्लास से, भाग, है ना, ये इक्वेशन दी गई है बेटा। ठीक है, और इसमें डेल्टा यू आपको दिया है दिस मच किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एच हैज टू बी फाइंड आउट। ठीक, तो डेल्टा यू और डेल्टा एच यानी इन दोनों का रिलेशन हमें फाइंड करना है। I mean, इन दोनों के रिलेशन से हमें डेल्टा एच को फाइंड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये येलो वाली इक्वेशन है ना, ये मैंने लिख दी, ये रिलेशन है। डेल्टा एच मुझे फाइंड करना है, डेल्टा यू मुझे क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मैंने इसके ऊपर राइट टिक कर दिया था। अब अगर कहीं से मुझे डेल्टा एन जी आर टी पता चल जाए तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूंगी। डेल्टा एन जी मैंने निकाल लिया, डेल्टा एन जी मैंने कैसे निकाला, प्रोडक्ट गैसेस माइनस रिएक्टेंट गैसेस। प्रोडक्ट गैसेस पर आते हैं, तो ये रही प्रोडक्ट की गैसेस N2 और CO2, एक N2 है और एक CO2 है, तो टोटल कितनी प्रोडक्ट की गैसेस हो गई, 2 हो गई। अब रिएक्टेंट गैसेस पर आते हैं, तो एक तो ये है NH2CN गैस है ये, और एक 3/2 ऑक्सीजन, 3/2 यानी 1.5 ये और 1 ये, टोटल कितना बन गया, 2.5 बन गया। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो मैंने 2 - 2.5 कर दिया, तो मेरे पास डेल्टा एन जी आ जाएगा -0.5। फिर मैंने इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। डेल्टा यू किलो जूल में दिया था मुझे क्वेश्चन में, ये रहा किलो जूल, मैंने इसको 10 की पावर 3 करके इस को जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर डेल्टा एन जी मैंने लिखा, आर की वैल्यू क्या लिख दी, 8.314 जूल वाली रख दी, और टेम्परेचर मुझे क्वेश्चन में 298 केल्विन दिया था, ग्रीन कलर से ऊपर लिखा है, ये मैंने यहाँ 298 केल्विन रख दिया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।